ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार रहते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। सिर उठाता परिसीमन का प्रश्न। और देश भर में चुनाव पर चर्चा होती रहती है, आए दिन आप लोग सुनते ही रहते होंगे। लेकिन चुनाव इकाइयों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा नहीं होती है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्रावधान है और संविधान अनुच्छेद 327 संसद को परिसीमन का अधिकार देता है, जिसमें दो बड़े मुद्दे हैं। प्रथम, लोकसभा और विधानसभाओं में कितने कितने जनप्रतिनिधि होने चाहिए, और दूसरा, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है। संविधान आप देखिए संसद को अधिकार देता है कि वह उपरोक्त दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अभिकरण बनाए और परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित करे। प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय ने किया। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया और जिसने 1957 के चुनाव हेतु परिसीमन किया। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोग ने 1971 और 1972 का की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वां संविधान संशोधन द्वारा अगले 25 वर्षों तक परिसीमन पर रोक लगा दी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ना, इसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और 1975 से 77 तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। फलतः 1981 और 91 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा विधानसभा में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 के होने वाले जनगणना तक इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 2026 तक देश में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फलतः चतुर्थ परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन कर सका। और देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में पहली बार हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना, 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई है। 1972 के बाद 50 वर्षों से अधिक समय से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है। आज देश की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है, पर सांसदों और विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी है। और इससे सांसद और विधायक अत्यधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक सांसद औसतन 25 लाख और विधायक 5 से 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जबकि इंग्लैंड के सांसद 1 लाख और अमेरिका के 7 लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आगामी परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों विधायकों की संख्या बढ़ाने का प्रतिवेदन जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की संख्या न बढ़ने से दूसरी समस्या यह है कि प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धांत ध्वस्त हो गया है। ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के मत का मूल वही है जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद का है। यदि केवल जनसंख्या को परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार बनाया जाएगा तो वे राज्य दंडित होंगे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। आगामी परिसीमन में अनुमानतः कर्नाटक में 8, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3-3, तमिलनाडु में 2 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल में 1 लोकसभा सीट घट सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 18, राजस्थान में 19, महाराष्ट्र में 20 और बिहार में 30 और उत्तर प्रदेश में 48 सीटें बढ़ सकती हैं। आगामी परिसीमन में जनसंख्या नियंत्रण और प्रतिनिधित्व की समानता में संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा। परिसीमन में लोकसभा की सीटें बढ़ना तय है। मोदी सरकार ने दूरदर्शिता से नई संसद का निर्माण करा है, जिसमें 888 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राज्यों ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। लोकसभा में करीब 150-200 सीटें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान भी किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं हेतु लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पर 181 महिलाएं सीटें आरक्षित होंगी। यदि परिसीमन से न्यूनतम 150 लोकसभा सीटें भी बढ़ती हैं तो लोकसभा में 231 महिलाएं सीटें आरक्षित होंगी, और जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। SC/ST की आरक्षित सीटों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अनुच्छेद 330(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों में SC/ST के लिए उसी अनुपात में सीटें आरक्षित करनी होगी, और जो अनुपात उसका राज्य की आबादी में है। जब 2006 में आंशिक परिसीमन हुआ तब लोकसभा के बढ़ने पर तो प्रतिबंध था, पर SC/ST की आरक्षित सीटें 79 से बढ़ाकर 84 और ST की 41 से बढ़ाकर 47 हो गई। अगले परिसीमन में यह संख्या और बढ़ेगी। आगामी परिसीमन आयोग को या तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय कर उन्हें राज्यों को आवंटित करने का फार्मूला बनाना होगा,
या फिर आप देखेंगे यह तय करना होगा कि 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ में कोई सांसद अधिकतम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, और इसके आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित होगी। और संसद को परिसीमन आयोग अधिनियम 2026 में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आयोग संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर उनको कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित करे। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि परिसीमन में अपने यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती की आशंका के कारण दक्षिण के कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने ध्यान दिया और अब उनकी सीटें थोड़ी बढ़ेंगी या घटेंगी, ये भी तो चिंता का कारण है। और राजनीति में आप देखिए उत्तर भारत का दबदबा हो जाएगा, ये भी उनका चिंता का कारण है दक्षिण भारत के राज्यों का। इसीलिए तो आपने देखा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ। पूर्ववर्ती परिसीमन आयोग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस फार्मूले के आधार पर परिसीमन किया। आयोग में प्रत्येक राज्य से 5 सांसद विधानसभा क्रमशः लोकसभा विधानसभाओं के स्पीकर द्वारा नामित किए जाते हैं, पर वे भी परिसीमन प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने की ही चिंता होती है। अतः अगले परिसीमन आयोग को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही विशेषज्ञों को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करना होगा। इससे परिसीमन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। परिसीमन में पारदर्शिता परामर्श इसलिए और जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 329 परिसीमन आयोग के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। लेखक राजनीतिक विश्लेषक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। इनका नाम है डॉक्टर AK वर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा और विधानसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? चलिए आप लोग बताइए। और चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संगीत और संस्कृति के महान साधक, अभी आप देखिए जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई है ना, तो जाकिर हुसैन तबला से जुड़े हुए थे। जाकिर हुसैन के निधन से भारत ने एक महान तबला वादक, शास्त्रीय संगीत विख्यात फनकार और भारतीय संस्कृति के प्रसारक को खो दिया। वह इतने बड़े कलाकार थे कि उतने ही बेहतरीन इंसान। उन्होंने बचपन से ही तबला वादन शुरू कर दिया था। कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। उन्होंने तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ प्रस्तुतियां दी, देश में भी और विदेश में भी। उन्होंने अपने पिता की पीढ़ी के दिग्गज फनकारों के साथ भी काम किया और नई पीढ़ी के उभरते कलाकारों के साथ भी। उन्होंने तबले को देश और दुनिया में पहचान तो दिलाई ही उसे लोकप्रिय बनाने का भी काम किया। उनका नाम तबले का पर्याय बन गया था। पूरी दुनिया में उनका नाम उन्हीं के नाम से परिचित थी। वह उस्ताद कहलाते थे, लेकिन खुद को सदैव शागिर्द मानते थे। वह इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने 7 साल की उम्र में अपना पहला कंसर्ट किया और 12 साल की उम्र में विदेश में कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। जाकिर हुसैन बेहद हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। वह जितना आदर बड़ों को देते थे उतना ही छोटों को प्यार देते थे। मुझे याद है कि करीब 2 वर्ष पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बेहद आत्मीयता से बात की। कार्यक्रम के बाद उनसे मिलना मुश्किल होता था, इसलिए मैं उनसे कार्यक्रम के पहले ही मिलना पसंद करता। वह हम जैसे कलाकारों से मिलते समय ऐसा जताते कि हमें अच्छे से जानते हैं। यदि कोई अपने बारे में बताने लगता तो कहते, हाँ भाई मैं आपको अच्छे से जानता हूँ और आपसे मिला चुका हूँ। वह उस जमाने में तबला वादक के रूप में स्टार बन गए थे जब इंटरनेट मीडिया का चलन नहीं था। संगीत जगत और खासकर शास्त्रीय संगीत के नाम कमाना एक मुश्किल काम था। वह केवल तबला वादन में ही दक्ष नहीं थे, वह शास्त्रीय संगीत की कई अन्य विधाओं से भी अच्छी तरह परिचित थे। वह जिस भी काम में रुचि दिखाते उसमें महारत हासिल कर लेते। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते थे। अपने शिष्यों से कहते थे कि गुरु से जो सीखें उससे इतर भी कुछ नया करने की कोशिश करें। वह जबरदस्त कलाकार थे। मैं जब भी उनसे मिला उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वह जहां भी जाते खुद को वहां के माहौल में ढाल लेते। वह विदेश में भी स्टार कलाकार का दर्जा रखते थे। उन्होंने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जैसी भूमिका निभाई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनकी संगीत साधना और जीवन भारतीय संस्कृति का परिचायक था। जाकिर हुसैन जितने भारत में लोकप्रिय थे उतने ही विदेश में थे। पश्चिम में
उनकी पहचान एक महान भारतीय संगीतकार के रूप में थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, इनमें हिंदी फिल्म भी थी और हॉलीवुड फिल्में भी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की फिल्म में अभिनय भी किया और उनका कहना था कि उन्होंने अभिनय इसलिए किया क्योंकि कुछ नया सीखना चाहते थे। वह अमेरिका में बस गए थे, वह वहाँ युवाओं को तबला वादन सिखाते थे और भारतीय संगीत के बारे में पढ़ाते थे। वह हमेशा कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश है और उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। वह यह मानते थे कि देवी सरस्वती की उन पर आप देखते हैं कि खास कृपा है। उनका यह किस्सा खूब प्रचलित है कि उनके जन्म के बाद उनके पिता ने किस तरह उनके कान में तबले की थाप सुनाई थी, जबकि रिवाज यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके कान में आजान सुनाई जाती है। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा का कहना था कि हमारी इबादत तो देवी सरस्वती की आराधना है। आम लोग भले ही ज्ञान की देवती सरस्वती आराधना खास अवसरों पर करते हो, लेकिन हम जैसे शास्त्रीय संगीत के साधक तो हर दिन उनकी आराधना करते हैं और यह मानते हैं कि उनके दिए हुए ज्ञान से ही हम कुछ हासिल कर सके हैं। उनके पिता भी विख्यात तबला वादक थे, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि तबला वादन में 4 चांद लगाने का काम जाकिर हुसैन ने किया। वह संगीत की को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि संगीत विश्व में शांति ला सकता है, अच्छाई और सच्चाई सब सब तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह पता रहता था कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कहाँ कौन बेहतर कर रहा है और कहाँ कौन से वाद्ययंत्र बनते हैं। एक बार फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तहत जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में डागर बंधु और पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ जाकिर हुसैन की उपस्थिति होनी थी। अपने गुरुओं के साथ मैं भी वहां था। कार्यक्रम के पहले कुछ स्थानीय लोग ड्रम नुमा वाद्ययंत्र लेकर आए और जाकिर हुसैन से बोले, यह भी नए तरह का तबला है। उन्होंने वह बजाया और फिर उन्हें समझाया कि यह वाद्ययंत्र कैसे तबला से अलग है, उनकी खासियत क्या है। जाकिर हुसैन भारतीय और पश्चिमी संगीत में संगम यानी फ्यूजन के माध्यम भी बने। वह भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को अलग करके नहीं देखते थे। उनका कहना था कि उनकी नज़र में संगीत एक ही है। जाकिर हुसैन को एक और जहां पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मानित मिले, वहीं ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। एक साथ 3 ग्रैमी जीतने वाले वह पहले भारतीय संगीतकार बने। उन्होंने भारतीय संगीत के रूप में जैसा मुकाम हासिल किया, उसके चलते वह हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और बने रहेंगे। लेखक विख्यात ध्रुपद गायक वसीफुद्दीन डागर है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सुत्ता सुखाय। कुछ कार्य केवल निजी आनंद या आत्मतुष्टि के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिन्हें स्वतः सुखाय की श्रेणी में रखा जाता है। स्वतः सुखाय का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समावेश करते हुए आशा भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। प्रायः कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोक आलोचना का विचार मन को आंदोलित करता रहता है। इस प्रकार इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी, उससे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना का सरकार होना पड़ेगा। बहुत बार इसी संकोच में या तो कार्य आरंभ ही नहीं किए जाते अथवा उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। किंतु स्वतः सुखाय के उद्देश्य को सामने रख कर किए जाने वाले कार्य इसके अपवाद होते हैं और आप देखते हैं कि उन्हें करते समय किसी आलोचना अथवा सराहना की परवाह मन में नहीं रहती है। यदि स्वतः सुखाय से संबंधित कार्यों को बहुजन हिताय हेतु से भी संबद्ध कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा सिद्ध होगा, जो न केवल आत्मसंतुष्टि देगा वरन जन कल्याणकारी होकर आत्मसंतुष्टि के स्तर को द्विगुणित करने का सहयोग भी उपलब्ध कराएगा। और ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जहां आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार होना पड़ा, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः वह इतिहास रचने में सफल हुए और बाद में उनके कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा गया। स्मरण रहे कि दृढ़ संकल्प के कारण के साथ और बिना यह विचार के लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने ही जीवटता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता भी अवश्य भावी है और स्वतः सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। फिर भी कभी असफलता ही मिले तो वह भी एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होगी जो आगे पथ प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होगी। अच्छा कॉलम लिखा गया है, दिलचस्प। ये आप देख लीजिए, इन नक्सलियों पर दबाव। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों में के गढ़ में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए यह जो कहा कि उनके समक्ष इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वह कहना इसलिए आवश्यक था क्योंकि नक्सली अब भी मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन स्थितियों में यही उचित होगा कि उनके आत्मसमर्पण की राय खुली रखने के साथ ही उन पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए
उनके सामने बार बार स्पष्ट करना होगा कि वे बंदूक के बल पर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देख रहे हैं वह कभी पूरा होने वाला नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले कुछ समय से यह दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगी। क्या कर देगी? खत्म कर देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकार केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करें, वहीं नक्सलियों को प्रभाव वाले इलाकों में विकास जन कल्याण की योजनाओं की तेजी से आगे बढ़ाई जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि नक्सली संगठन और उनके वैचारिक समर्थक कहे जाने वाले तत्व यानी अर्बन नक्सल यह दुष्प्रचार न कर पाए कि दूर दराज के इलाकों में शासन विकास पर ध्यान नहीं देता है। वैसे इस दुष्प्रचार की कली खुल चुकी है और यह साबित हो चुका है कि नक्सली ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में बाधक बने हुए हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि नक्सली किस तरह अपने इलाकों में सड़कों नहीं बनने देते, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में अड़ंगा लगाते हैं। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते इसका पर्दाफाश हो चुका है। वे निर्धन तबकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में भी इन वर्गों के हितों की रक्षा में सबसे अधिक बाधक बनकर उभरे हैं, इसलिए उनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। और यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2019 में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 90 थी। अब यह संख्या 40 से भी कम रह गई है और इस संख्या में और अधिक कमी तब आएगी जब नक्सलियों को यह महसूस होगा कि उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। शायद तभी वे अपने निरर्थक संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार होंगे। जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ कठोरता का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वे जब तक सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। यह सही है कि नक्सलियों की ताकत कम हुई है, लेकिन उनके खिलाफ अभियान इसलिए भी जारी रहना चाहिए ताकि वे नए सिरे से खुद को संगठित ना कर सकें। नक्सलियों के खिलाफ आप देखेंगे कि जारी अभियान के तहत यह आवश्यक देखा जाना चाहिए कि उन तक आधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। ये हिमाचल के हित की बात हो रही। देखिए एक और बात बता दूं आपको, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये बात याद रखिएगा। ये बस गलत रास्ता अपनाए हुए हैं। अब जैसे नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। अब इनका क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। हिमाचल के हित में पिछले कुछ समय से देश विदेश की राजनीति में मुफ्त की रेडियां बांटने का जो चलन है वह अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं हम फ्री में आएगी हमारी सरकार तो ये देंगे ये दे देंगे, उसी की कंपटीशन चल रहा है ना आजकल। विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी इसी श्रेणी में आती हैं। अगर इस राशि को बचाकर जनहित के कार्यों में लगाया जाए तो प्रदेश और देश के विकास को और गति मिलेगी। कर्ज के बोझ के तले दबे हिमाचल को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने साहस दिखाया और कड़वे निर्णय लिए जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री का कहना है कि टैक्स देने वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। यह बिल्कुल सही है। अगर कोई करदाता है तो उसे बिजली पानी की सब्सिडी लेने की क्या आवश्यकता है। सब्सिडी का लाभ उन्हीं वर्गों को मिलना चाहिए जो वास्तव में पात्र हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त दिए जा रहे पानी की सुविधा बंद की। सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही सब्सिडी मिलेगी जबकि बाकी लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली के दायरे से करदाता बाहर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उद्योगों को बिजली पर दी जा रही प्रति यूनिट ₹1 की सब्सिडी भी बंद कर की गई। अभी इन निर्णयों का विरोध हो सकता है लेकिन दीर्घकाल में इसके अच्छे परिणाम सामने आना तय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए हर पक्ष को इसमें सहायता करना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज और केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर है। छोटी छोटी बचत से आर्थिक चुनौतियों को से पार पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब स्कूलों पे बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार पे बातें करनी चाहिए कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, रोजगार अच्छे उपलब्ध कराएंगे, काम का अवसर मिलेगा आपको, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, महंगाई की बातें होनी चाहिए। अब फ्री की कहाँ तक बातें करोगे। और वो चुनाव जीतने के लिए फ्री हर पार्टी आप देख रहे हैं कि कर ही रही है। समुद्री व्यापार का अगुवा था भारत। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मार्ग विदेशी व्यापार ही प्रशस्त करता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधार भी विदेशी व्यापार ही है। उल्लेखनीय है कि भारत का
95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। वैसे तो समुद्र को लांघकर व्यापार करने का प्रचलन अत्यंत प्राचीन है, परंतु संपूर्ण जगत को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करना भारतीयों ने ही आज से 4500 वर्ष पूर्व सिखाया था। भारत की प्राचीनतम सरस्वती सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष का कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही था, जो प्रयास समुद्र मार्ग से होता था। यूं तो उस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य भारत की प्राचीन सभ्यता में समुद्री मार्ग से होकर होने वाले व्यापार के प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं। वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल नामक पुरा स्थल इस सभ्यता के समुद्र द्वारा होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल से हमें एक विशाल गोदी बाड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। यह एक नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था। 4500 वर्ष पूर्व निर्मित इस गोदी के अंदर किए गए उत्खनन से 5 लंगर प्राप्त हुए हैं। इस गोदी के भीतर जहाज लंगर डालकर खड़े किए जाते थे। इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में विशाल जहाजों का निर्माण किया जाता था। जहाजों पर माल लादकर फारस की खाड़ी होते हुए मेसोपोटामिया तक जाता था। लोथल के अतिरिक्त कुंतासी, पादरी नागेश्वर, बगसरा, नगवाड़ा, देसलपुर आदि से भी समुद्री व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर जहाज का अंकन है। इस पर 2 पक्षियों का भी अंकन है। विद्वानों का ऐसा मत है कि पक्षियों का उपयोग संभवतः समुद्र के मध्य में दिशाओं का ज्ञान करने के लिए होता था। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष यह बताते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा कपास के कपड़ों का निर्यात किया जाता था। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीन नगर उम्मा से कपास के कपड़े की एक गांठ प्राप्त हुई है, और ये आप देखेंगे कि इस पर सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहर लगी हुई है। भारत से उस काल में पत्थरों के बने मनके भी निर्यात किए जाते थे। उर नामक पुरास्थल से मिले हाथी दांत से निर्मित कंघे भी भारत से ही निर्यात किए गए थे। लोथल से प्राप्त फारस की खाड़ी की एक मोहर भी द्विपक्षीय व्यापार की संकेतक है। भारत के इस उन्नत इतिहास को आज विश्व पटल पर स्थापित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा भारत के मैरीटाइम हेरिटेज पर करवाया जा रहा प्रथम कॉन्क्लेव निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास की इस पहलू को जनमानस से परिचित करवाएगा। और देखिए, अगर निर्यात के मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेच रहे हैं कुछ, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। देखिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, हिंद महासागर है। ये आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप अगर देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। यहाँ भी कुछ टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, उसी पर। ये महंगाई और विकास में संतुलन की चुनौती। UPA 1 के कार्यकाल का अंतिम साल था और तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम अपना ड्रीम बजट पेश कर चुके थे। और देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। RBI की नई गवर्नर की नियुक्ति पर विमर्श चल रहा था। RBI यानी कि हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चिदम्बरम ने तत्कालीन वित्त सचिव D सुब्बाराव का नाम प्रस्तावित किया। सितंबर 2008 में सुब्बाराव RBI के 22वें गवर्नर बने। सोच यह था कि बतौर RBI गवर्नर सुब्बाराव के साथ केंद्र का तालमेल अच्छा रहेगा, और उसके अगले साल आम चुनाव भी था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। UPA 2 के कार्यकाल में जब राजनीतिक द्वंद्व में फंसी सरकार को तेज आर्थिक विकास दर के लिए नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की दरकार थी, तब सुब्बाराव ने ऐसा नहीं किया। देखिए, रेपो रेट कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जो RBI रेपो रेट क्या होता है? जो RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी को रेपो रेट आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और रिवर्स अगर रेपो रेट की बात करें, किसकी? रिवर्स यानी कि देख रहे हैं, वापसी आ रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? पुनः खरीद समझौता, एक तरह से आप कह लीजिए। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, देश के वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि NCERT किताबें जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। ये जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना, ये आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि
और इस पर चिदम्बरम ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर देश की वृद्धि दर को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है तो वह अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। केंद्र एवं आरबीआई के रिश्तों में तनाव की यह बात बाद में डी सुब्बाराव ने अपनी किताब में लिखी हुई है। किताब में भी इन्होंने लिखा है, इसका जिक्र किया है। यह इस बात का उदाहरण है कि जब केंद्र सरकार अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को नॉर्थ ब्लॉक से निकालकर मिंट रोड भेजती है तब सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा सोचा जाता है। इसका हल्का सा उदाहरण पिछले कुछ महीनों के दौरान भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रीगण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्याज दरों में कमी करने की मांग सार्वजनिक मंच पर रखी थी। फिर भी बात और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वाली मौद्रिक नीति समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया, जबकि शक्तिकांत दास का तालमेल पिछले 6 वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ जबरदस्त रहा था। तो सवाल यही कि क्यों केंद्रीय बैंक के गवर्नर ब्याज दरों के मुद्दे पर सरकार के दबाव के आगे नहीं झुकते हैं। वजह है महंगाई। दुनिया के हर केंद्रीय बैंक की यह प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह महंगाई को काबू में रखे। न सिर्फ हाल ही में सेवानिवृत्त हुए शक्तिकांत दास बल्कि इससे पहले गवर्नर रघुराम राजन, डी सुब्बाराव ने अलग अलग जगहों पर यह बात कही थी कि महंगाई को रोकना इसलिए उनकी प्राथमिकता रहेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका सबसे बुरा असर देश की गरीब जनता पर होता। शक्तिकांत दास का एक साक्षात्कार 24 जून 2022 को प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यादा महंगाई लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और समाज के कमजोर वर्ग पर इसका सबसे बुरा असर होता है। यही बात सुब्बाराव ने अपनी पुस्तक के विमोचन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में कही थी। गरीब लोगों पर महंगाई बढ़ने का सबसे अधिक विपरीत असर होता है और कम आय वाला वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होता है। और यह बात इस वर्ग को मालूम भी नहीं होती है कि देश में आरबीआई जैसी संस्था है जो महंगाई रोकने का काम करती है। इस वर्ग के पास अपनी आवाज नहीं होती है और वह अपनी बात आरबीआई तक पहुंचा सके। हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। कई आर्थिक संस्थानों और अर्थविदों की शोध प्रपत्रों ने भी इस बात को सही साबित किया है। इसे आसानी से एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक तरफ एक निजी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति है जिसको उसका मासिक वेतन 1 लाख रुपए है। दूसरी तरफ एक मजदूर है जो दिहाड़ी पर काम करता है और रोजाना 500 रुपए कमाता है। निजी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति खाने पीने पर महीने का 15,000 रुपए खर्च करता है, जबकि मजदूर द्वारा रोजाना 200 रुपए खाने पीने पर खर्च करता है। अगर इसे बीच खाद्य महंगाई की दर 15% बढ़ जाती है तो 1 लाख रुपए मासिक कमाने वाला व्यक्ति के लिए उसे सहन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दिहाड़ी मजदूर पर यह बहुत ज्यादा बोझ होगा। और यहाँ इस बात पर भी ख्याल रखिए कि कम आय वाला वर्ग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा आवश्यक जरूरतों जैसे खाने पीने, गैस किराए पर खर्च करते हैं। इसमें वह कटौती नहीं कर सकता है और इसलिए आरबीआई जब महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का तरीका अपनाता है तो वह समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को गरीबी से बचाने की भी कोशिश करता है। और निश्चित तौर पर इससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है और इसका चुभन सबसे ज्यादा उद्योग जगत को उठानी पड़ती है क्योंकि कंपनियों की मांग कम हो जाती है। यही वजह है कि देश के उद्योग चैम्बर हमेशा ब्याज दरों को घटाने की मांग करते रहते हैं। निश्चित तौर पर ब्याज दर कम होने पर उद्योग जगत ज्यादा निवेश करता है, इससे ज्यादा मांग पैदा होती है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और इसका असर देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। सरकार को भी यही पसंद आता है और यही वजह है कि कभी बतौर वित्त मंत्री चिदम्बरम पहले और अब निर्मला सीतारमण ब्याज दरों में नरमी की मांग कर रही हैं, लेकिन तब सुब्बाराव और हाल में शक्तिकांत दास बतौर आरबीआई गवर्नर गरीब जनता का ख्याल करते हुए ऐसा नहीं किए हैं। कई बार यह भी देखा गया कि गवर्नर सरकार और आरबीआई के कर्तव्यों के बीच एक तालमेल बैठा लेते हैं। यह सर्वविदित थे कि शक्तिकांत दास ने से पहले कि आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल ने आरबीआई के लाभांश से केंद्र सरकार को बड़ा हिस्सा देने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और शक्तिकांत दास के कार्यकाल में यह प्रस्ताव पारित हुआ और वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का विशाल लाभांश दिया, जो सरकार के राजकोषीय संतुलन को बनाने में अहम साबित हुआ। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों पर वही किया जो उनके सहयोगियों ने सुझाया। ऐसे में अब सभी की नजर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा पर होगी। अब मल्होत्रा उसी स्वीट स्पॉट पर है जहां कोई भी आरबीआई गवर्नर नहीं होना चाहता है। यानी एक तरफ उन्हें महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों को लेकर सख्ती करनी है तो दूसरी तरफ आर्थिक विकास दर में सुस्ती की चुनौतियों को दूर करना है। फरवरी 2025 में मल्होत्रा की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक भी होने वाली है। और मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसमें 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं और 3 सरकार की तरफ से रहते हैं मेंबर। महिलाओं को मिलेगा विकास का अवसर।
तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आने वाले 3 वर्षों में 2 लाख महिला बीमा एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। बीमा सखी योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता के रूप में महिलाओं की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष निर्धारित की गई, जबकि शैक्षणिक योग्यता के रूप में उनकी 10वीं शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। निश्चित रूप से महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए यह कदम नितांत सराहनीय है, क्योंकि इस पहल के द्वारा महिलाओं को बहुआयामी रूप से लाभान्वित होने का अवसर मिल सकेगा। एक ओर तो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ा सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समाज एवं लोगों से रूबरू होकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का मौका भी मिल पाएगा। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में वित्तीय साक्षरता के साथ साथ बीमा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रथम 3 वर्षों के अंतर्गत योजना से संबंधित विशेष प्रशिक्षण मानदेय के रूप में कुछ धनराशि भी दी जाएगी। प्रथम वर्ष 7,000 रुपये प्रति माह, द्वितीय वर्ष 6,000 रुपये प्रति माह, तृतीय वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह के मानदेय की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। साथ ही साथ योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ऐसी बीमा सखियां जो स्नातक उत्तीर्ण हैं, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत अन्य उच्च पदों पर भी आसीन होने का मौका दिया जाएगा। भारत अभी भी एक विकासशील देश है। आने वाले समय में निश्चित ही यह एक विकसित देश बन जाएगा, किंतु भारत को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने में महिला सशक्तिकरण की एक अहम भूमिका होगी। किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला स्थापित करने में वहां की महिलाओं का एक अतुलनीय योगदान होता है। सशक्त, आत्मनिर्भर, शिक्षित एवं निर्दय महिलाएं अनेक परिवारों को विकास की राह दिखाते हुए एक उन्नत समाज एवं उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब वे शिक्षित होने के साथ साथ रोजगार की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाएं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं अपनी स्वतंत्र एवं खुली सोच के साथ समाज के प्रति रचनात्मकता का अहम योगदान कर सकती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा सखी योजना के अंतर्गत आने वाले 12 महीनों में 1 लाख बीमा सखियों को नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया और निश्चित रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम है जो मुख्य लक्ष्य के साथ साथ अनेक अन्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। मसलन लोगों को बीमा के प्रति जानकारी होने से उनके अंदर बीमा नीतियों की तरफ रुझान बढ़ेगा, जिससे वे एवं अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाने में सफल हो सकेंगे। देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा। भैया आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आपको लिखना है। आरजी कर कांड में न्याय का इंतजार अभी भी है। जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। एक राज्य एक चुनाव की परंपरा, एक देश एक चुनाव की काफी बातें हो रही है ना, और इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि एक देश एक चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। तो एक काम आपको क्या करना है कि इसका क्या होता है, इसके क्या फायदे होंगे, इससे जुड़ी क्या चिंताएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, यही आपको याद रखना है। ठीक है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। सब कुछ ठीक रहा तो अपने आने वाले वर्षों में लोकसभा के साथ देश के सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होंगे आने वाले सालों में। अभी कब साल आएगा वो देखने वाला वक्त होगा। इससे धन का अपव्यय रुकेगा, समय की बचत होगी और एक स्वस्थ वातावरण में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह राष्ट्रहित में है। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पूरी होती है, दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के साथ ही पंचायत चुनाव के एक साथ कराने का निर्णय लिया है। पंचायती राज का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियां रहती। स्थानीय स्तर के चुनाव में रोचक के साथ ही रोमांचक और कहीं कहीं हिंसक स्थिति भी बनती, हमने देखा है। स्थानीय स्तर के चुनाव में लोकतंत्र की वह चमकदार तस्वीर दिखाई देती है जिसका कल्पना हम सब करते हैं। मुकाबले रोचक होने के साथ ही साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होती है। तो वही सब हो रही है, देख सकते हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में चलते हैं। एक देश एक चुनाव के बारे में याद रखिए और साथ में 100 दिन के अंदर आप देखें स्थानीय चुनाव करवाने की बातें भी की जा रही हैं इसमें। समझ रहे हो आप लोग? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है। विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़।
इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। धन्यवाद।